Chapter 3 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। इस अधिनियम का मूल नाम घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसे 26 अक्टूबर 2006 से लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की थी। यह अधिनियम अगस्त 2005 में संसद द्वारा पारित किया गया था तथा 13 सितंबर 2005 को राष्ट्रपति द्वारा इसे मंजूरी प्रदान को गई थी। उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम में कुल 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं। प्रमुख विशेषताएं। यह अधिनियम घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा तथा उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए है। मुख्य रूप से पति या पुरुष लिव-इन पार्टनर अथवा उसके रिश्तेदारों के हाथों हिंसा से पत्नी या महिला लिव-इन पार्टनर को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह कानून उन महिलाओं को भी सुरक्षा प्रदान करता है जो बहनें, विधवा या माताएं हैं। इस अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा में वास्तविक दुर्व्यवहार या दुर्व्यवहार की धमकी शामिल है, चाहे वह शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक या आर्थिक हो। महिला या उसके रिश्तेदारों को अवैध दहेज की मांग के माध्यम से उत्पीड़न करना भी इस परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह अधिनियम उन महिलाओं को कवर करने का प्रयास करता है जो दुर्व्यवहार करने वाले के साथ संबंध में है या रही है, जहां दोनों पक्ष एक साझा घर में एक साथ रहते हैं और रक्त संबंध, विवाह या गोद लेने की प्रकृति के संबंध से संबंधित है। इसके अलावा संयुक्त परिवार के रूप में एक साथ रहने वाले परिवार के सदस्यों के साथ संबंध भी शामिल है। यहाँ तक कि वे महिलाएं जो बहनें, विधवाएं, माताएं, अकेली महिलाएं हैं या दुर्व्यवहार करने वाले के साथ रह रही है, वे भी इस अधिनियम के तहत कानूनी सुरक्षा पाने की हकदार है। इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक महिला का सुरक्षित आवास का अधिकार है। इस अधिनियम में महिला को वैवाहिक या साझा घर में रहने का अधिकार दिया गया है, चाहे उसके पास घर में कोई अधिकार हो या न हो। यह अधिकार निवास आदेश द्वारा सुरक्षित है, जिसे न्यायालय द्वारा पारित किया जाता है। ये निवास आदेश किसी भी महिला के विरुद्ध पारित नहीं किए जा सकते हैं। अधिनियम में महिलाओं को चिकित्सकीय जांच, कानूनी सहायता, सुरक्षित आश्रय आदि के संबंध में सहायता प्रदान करने के लिए संरक्षण अधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों की नियुक्ति का प्रावधान है। इस अधिनियम में प्रतिवादी द्वारा संरक्षण आदेश या अंतरिम संरक्षण आदेश का उल्लंघन एक संज्ञेय और गैरजमानती अपराध माना गया है, जिसके लिए 1 वर्ष तक की कैद या 20,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसी तरह संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्यों का पालन न करना या उनका निर्वहन न करना भी अधिनियम के तहत समान दंड के साथ अपराध माना गया है। भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून PWDVA 2005 के तहत नियंत्रित है और इसे धारा 3 के तहत परिभाषित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति का कोई भी कार्य, चूक या कमीशन या आचरण किसी महिला के स्वास्थ्य या सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है या चोट पहुंचाता है, चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक, यह घरेलू हिंसा के बराबर है। इसमें किसी भी महिला या उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति को किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए पहुंचाया गया कोई भी नुकसान, उत्पीड़न या चोट भी शामिल है, जो घरेलू हिंसा के बराबर होगा। धारा 1। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। वर्ष 2019 से पहले यह अधिनियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन अब यह संपूर्ण भारत में लागू है। धारा 2। परिभाषाएं। धारा 2A। व्यथित व्यक्ति, पीड़ित या परेशान व्यक्ति या ग्रीव्ड पर्सन, विक्टिम। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला जो प्रत्यर्थी, रिस्पोंडेंट या जुल्म करने वाले व्यक्ति के साथ घरेलू नातेदारी में है या रह रही है तथा जिसका यह आरोप है कि प्रत्यर्थी ने उसके साथ हिंसा की है। धारा 2F। घरेलू नातेदारी, डोमेस्टिक रिलेशनशिप। 2 व्यक्तियों के बीच ऐसी नातेदारी 3 तरह से हो सकती है, जो निम्न: रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन; वैवाहिक संबंध, मैरिटल रिलेशन; दत्तक, गोद संबंध, अडॉप्टिव रिलेशन। उपर्युक्त स्थिति के लिए शर्त यह है कि इस प्रकार के व्यक्ति एक हो घर में रहते हो या रहते थे। धारा 2Q। प्रत्यर्थी या जालिम, रिस्पोंडेंट। वयस्क पुरुष जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, जो व्यथित व्यक्ति के साथ घरेलू नातेदारी में है या रहा है और जिसके विरुद्ध हिंसा का आरोप है तथा उससे प्रतिकर, कॉम्पेंसेशन की मांग की है, ऐसा व्यक्ति प्रत्यर्थी या जालिम कहलाएगा। नोट: हीरालाल P.
हरसोरा बनाम कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा 2016 के केस में न्यायालय ने वयस्क पुरुष शब्द को हटाकर सिर्फ वयस्क शब्द ही रखा है ताकि महिला द्वारा महिला के खिलाफ की गई हिंसा को भी इस अधिनियम के दायरे में लाया जा सके। धारा 2(b) बालक की परिभाषा। इस धारा के तहत 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा बालक की श्रेणी में आएगा। धारा 2(e) घरेलू घटना रिपोर्ट। इस धारा के अंतर्गत ऐसी रिपोर्ट जो किसी व्यथित की अपील पर दर्ज की जाती है। नोट: संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है और जांच शुरू कर सकती है, जबकि असंज्ञेय अपराध नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में ऐसा करने के लिए अदालत की अनुमति आवश्यक होती है। संज्ञेय अपराध के मामलों में दर्ज की गई रिपोर्ट FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहलाती है, वही असंज्ञेय अपराध के मामलों में दर्ज की गई रिपोर्ट NCR नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट कहलाती है। धारा 2(k) धनीय अनुतोष फाइनेंशियल रिलीफ। मजिस्ट्रेट के आदेश पर प्रत्यर्थी द्वारा नुकसान की भरपाई के लिए व्यथित व्यक्ति को दी गई धनराशि धनीय अनुतोष कहलाती है। अध्याय 2 की धारा 3 घरेलू हिंसा की परिभाषा। इस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति प्रत्यर्थी का कोई भी कार्य, चूक, कार्य का लोप या आचरण किसी महिला के स्वास्थ्य या सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है या चोट पहुंचाता है, चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक, यह घरेलू हिंसा के बराबर है। इसमें किसी भी महिला या उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति को किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए पहुंचाया गया कोई भी नुकसान, उत्पीड़न या चोट भी शामिल है, जो घरेलू हिंसा के बराबर होगा। घरेलू हिंसा में व्यथित व्यक्ति के साथ निम्न प्रकार के दुर्व्यवहार शामिल है। शारीरिक दुरुपयोग फिजिकल अब्यूज। इसके अंतर्गत शामिल गतिविधियां निम्न हैं: शारीरिक पीड़ा या कष्ट, जीवन या शरीर का कोई अंग या स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाए, स्वास्थ्य पर असर पड़े, लैंगिक दुरुपयोग सेक्सुअल अब्यूज। इसके अंतर्गत शामिल गतिविधियां निम्न हैं: ऐसा कोई आचरण जिससे महिला की गरिमा का अपमान होता है, मौखिक तथा भावनात्मक दुरुपयोग वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज। इसके अंतर्गत शामिल गतिविधियां निम्न हैं: अपमानित करना, उपहास करना, तिरस्कार करना, गाली देना, लड़कान पैदा होने पर कटु वचन बोलना, चोट पहुंचाने की लगातार धमकी। आर्थिक दुरुपयोग इकोनॉमिक अब्यूज। इसके अंतर्गत शामिल गतिविधियां निम्न हैं: व्यथित व्यक्ति को जरूरत के सामान के लिए आवश्यक धन से वंचित रखना। धारा 4 संरक्षण अधिकारी को जानकारी का दिया जाना और जानकारी देने वाले व्यक्ति के दायित्व का अपवर्जन, मनाही। किसी व्यक्ति, सामान्यतः पड़ोसी, जिसको यह विश्वास है कि उसकी जानकारी में कोई घरेलू हिंसा की घटना होती है या हो चुकी है या होने की संभावना है, तो वह व्यक्ति संबंधित संरक्षण अधिकारी को इस प्रकार की जानकारी दे सकेगा। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि यदि सूचना देने वाला व्यक्ति सद्भावनापूर्वक घटना से संबंधित जानकारी देता है, तो इसमें उस व्यक्ति का कोई दायित्व नहीं बनता है। पड़ोसियों द्वारा घरेलू हिंसा की जानकारी पुलिस को देना। प्रत्यर्थी। धारा 5 पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं तथा मजिस्ट्रेट के कर्तव्य। यदि पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं या मजिस्ट्रेट को जब घरेलू हिंसा की शिकायत रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो ये घरेलू हिंसा के स्थान पर उपस्थित होंगे तथा व्यथित व्यक्ति को निम्नलिखित जानकारी प्रदान करेंगे: संरक्षण आदेश, धनीय राहत के लिए आदेश, अभिरक्षा आदेश, निवास आदेश, प्रतिकर आदेश या इस अधिनियम के अधीन एक से अधिक ऐसे आदेशों के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने के लिए आवेदन करने से संबंधित अधिकार के बारे में। सेवा प्रदाताओं की सेवाओं की उपलब्धता के संबंध में। संरक्षण अधिकारियों की सेवाओं की उपलब्धता के संबंध में। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, 1987 का 39 के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सेवा पाने के उसके अधिकार के संबंध में। धारा 6 आश्रय गृह के कर्तव्य। यदि कोई पीड़ित व्यक्ति या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता किसी आश्रय गृह के प्रभारी व्यक्ति से उसे आश्रय प्रदान करने का अनुरोध करता है,
तो आश्रय गृह का ऐसा प्रभारी व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति को आश्रय गृह में आश्रय प्रदान करेगा। धारा 8 संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले में उतनी संख्या में संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगी जितनी वह आवश्यक समझे तथा वह क्षेत्र भी अधिसूचित करेगी जिनके भीतर संरक्षण अधिकारी इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा। संरक्षण अधिकारी यथासंभव महिलाएं होंगी। धारा 9 संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य एवं कार्य। इस धारा के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम के अधीन मजिस्ट्रेट को उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करना। घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होने पर ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से जैसा विहित किया जाए मजिस्ट्रेट को घरेलू घटना की रिपोर्ट करना और उसकी प्रतियां उस पुलिस थाने के भारसाधक पुलिस अधिकारी को भेजना जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर घरेलू हिंसा का होना अभिकथित कथित रूप से है और उस क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं को भेजना। यदि व्यथित व्यक्ति ऐसी इच्छा रखता है तो संरक्षण आदेश जारी करने के लिए अनुतोष का दावा करते हुए मजिस्ट्रेट को ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से आवेदन करना जैसा विहित किया जाए। यह सुनिश्चित करना कि व्यथित व्यक्ति को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 का 39 के अधीन विधिक सहायता प्रदान की जाए तथा शिकायत करने के लिए निर्धारित प्रपत्र निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र के भीतर स्थानीय क्षेत्र में कानूनी सहायता या परामर्श, आश्रय गृह और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने वाले सभी सेवा प्रदाताओं की सूची बनाए रखना। यदि व्यथित व्यक्ति ऐसी मांग करता है तो सुरक्षित आश्रय गृह उपलब्ध कराना तथा व्यथित व्यक्ति को आश्रय गृह में रखे जाने की अपनी रिपोर्ट की एक प्रति पुलिस थाने तथा उस क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को भेजना जहां आश्रय गृह स्थित है। यदि पीड़ित महिला को शारीरिक चोटें आई है तो उसकी चिकित्सीय जांच कराना तथा चिकित्सीय रिपोर्ट की एक प्रति उस पुलिस थाने तथा उस क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट को भेजना जहां घरेलू हिंसा होने का आरोप लगाया गया है। उल्लेखनीय है कि संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन रहेगा तथा इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन मजिस्ट्रेट और सरकार द्वारा प्रदान किए गए कर्तव्यों का पालन करेगा। धारा 10 सेवा प्रदाता। सेवा प्रदाता ऐसी पंजीकृत कंपनी है जिसका उद्देश्य विधिक सहायता, चिकित्सा, वित्तीय या अन्य सहायता प्रदान करने सहित किसी विधिपूर्ण साधन द्वारा महिलाओं के अधिकारों और हितों की रक्षा करना है। ऐसी कंपनी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सेवा प्रदाता के रूप में राज्य सरकार के पास स्वयं को पंजीकृत कराएगी। इस धारा की उपधारा 1 के अधीन पंजीकृत सेवा प्रदाता को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होगी। यदि व्यथित व्यक्ति चाहे तो निर्धारित प्रपत्र में घरेलू घटना की रिपोर्ट दर्ज की जाएगी तथा उसकी एक प्रति उस क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट और संरक्षण अधिकारी को भेजी जाएगी जहां घरेलू हिंसा हुई थी। व्यथित व्यक्ति की चिकित्सीय जांच कराना तथा चिकित्सीय रिपोर्ट की एक प्रति संरक्षण अधिकारी तथा उस पुलिस थाने को भेजना जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर घरेलू हिंसा हुई थी। यह सुनिश्चित करना कि पीड़ित व्यक्ति को आश्रय गृह में आश्रय प्रदान किया जाए यदि वह ऐसा चाहती है, और आश्रय गृह में पीड़ित व्यक्ति के रहने की रिपोर्ट उस पुलिस थाने को भेजेंगी जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर घरेलू हिंसा हुई है। किसी सेवा प्रदाता या सेवा प्रदाता के किसी सदस्य के विरुद्ध जो इस अधिनियम के अधीन कार्य कर रहा है या करने के लिए समझा जाता है, घरेलू हिंसा के निवारण के लिए इस अधिनियम के अधीन शक्तियों के प्रयोग या कार्यों के निर्वहन में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आश्रित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। धारा 12 मजिस्ट्रेट को आवेदन। इस धारा के तहत कोई व्यथित व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति, सामान्यतः व्यथित व्यक्ति के परिवार के सदस्य या नातेदार, इस अधिनियम के अधीन एक या अधिक अनुतोषों की मांग करते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। मजिस्ट्रेट सुनवाई की पहली तारीख नियत करेगा जो सामान्यतः न्यायालय द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 3 दिन से अधिक नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर यदि न्यायालय में आवेदन 1 अप्रैल को प्राप्त हो जाता है तो उसकी पहली सुनवाई 3 अप्रैल तक हो जानी चाहिए। उल्लेखनीय है
कि मजिस्ट्रेट प्रत्येक आवेदन को उसकी प्रथम सुनवाई की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर निपटाने का प्रयास करेगा। धारा 13 सूचना की तामील। धारा 12 के अधीन नियत सुनवाई की तारीख की सूचना मजिस्ट्रेट द्वारा संरक्षण अधिकारी को दी जाएगी। संरक्षण अधिकारी प्रत्यर्थी को न्यायालय में उपस्थित होने की सूचना देकर 2 दिन की अवधि के भीतर तामील कराएगा। धारा 16 कार्यवाहियों का बंद कमरे में किया जाना। यदि मजिस्ट्रेट यह समझता है कि मामले की परिस्थितियां ऐसा करने को आवश्यक बनाती है और यदि कार्यवाही का कोई पक्षकार ऐसा चाहता है तो वह इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही बंद कमरे में संचालित कर सकता है। धारा 18 संरक्षण आदेश। मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात यह आश्वस्त हो जाने पर कि घरेलू हिंसा हुई है या होने की संभावना है, व्यथित व्यक्ति के पक्ष में संरक्षण आदेश पारित कर सकता है और प्रत्यर्थी को निम्नलिखित कार्य करने से रोक सकता है। घरेलू हिंसा का कोई कृत्य करने से रोकना। घरेलू हिंसा के कृत्यों में सहायता करने या उकसाने से रोकना। व्यथित व्यक्ति के रोजगार के स्थान में प्रवेश करने या यदि व्यथित व्यक्ति बालक है तो उसके विद्यालय में या व्यथित व्यक्ति द्वारा अक्सर आने जाने वाले किसी अन्य स्थान में प्रवेश करने से रोकना। पीड़ित व्यक्ति के साथ किसी भी रूप में संवाद करने के प्रयास को रोकना जिसमें व्यक्तिगत, मौखिक या लिखित या इलेक्ट्रॉनिक व टेलीफोन संपर्क शामिल है। मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना पीड़ित व्यक्ति और प्रत्यर्थी द्वारा संयुक्त रूप से या प्रत्यर्थी द्वारा अकेले, दोनों पक्षों द्वारा उपयोग में लाई गई या रखी गई या उपभोग की गई किसी भी संपत्ति को हस्तांतरित करना, बैंक लॉकर या बैंक खातों का संचालन करने से रोकना। आश्रितों, अन्य रिश्तेदारों या किसी ऐसे व्यक्ति पर हिंसा करने से रोकना जो पीड़ित व्यक्ति को घरेलू हिंसा से निपटने में सहायता देता हो। धारा 19 निवास आदेश। इस धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी को व्यथित व्यक्ति के निवास से दूर रहने के आदेश देंगे। धारा 20 धनीय अनुतोष। मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी को घरेलू हिंसा के परिणामस्वरूप व्यथित व्यक्ति को उठाई गई हानियों की पूर्ति के लिए आर्थिक राहत का भुगतान करने का निर्देश दे सकेगा और ऐसी राहत में निम्नलिखित शामिल हो सकेंगे। आय की हानि, चिकित्सा व्यय, पीड़ित व्यक्ति के नियंत्रण से किसी संपत्ति के विनाश, क्षति या हटाए जाने के कारण हुई हानि और व्यथित व्यक्ति तथा उसके बच्चों, यदि कोई हो, के लिए भरण पोषण की व्यवस्था। मजिस्ट्रेट को मामले की प्रकृति और परिस्थितियों के अनुसार भरण पोषण के लिए समुचित एकमुश्त राशि या मासिक भुगतान का आदेश देने की शक्ति होगी। मजिस्ट्रेट आर्थिक अनुतोष के आदेश की एक प्रति आवेदन के पक्षकारों को तथा उस पुलिस थाने के प्रभारी को भेजेगा जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रत्यर्थी निवास करता है। मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार भुगतान करने में प्रत्यर्थी की ओर से असफल होने पर मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी के नियोजक या ऋणी को निर्देश दे सकेगा कि वह व्यथित व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से भुगतान करे या प्रत्यर्थी को दे या उपार्जित मजदूरी या वेतन या ऋण का एक भाग न्यायालय में जमा करे, जिस राशि को प्रत्यर्थी द्वारा देय मौद्रिक राहत के प्रति समायोजित किया जा सकेगा। धारा 21 अभिरक्षा आदेश। इसके अंतर्गत मजिस्ट्रेट अस्थायी रूप से बच्चे की अभिरक्षा का आदेश व्यथित व्यक्ति को दे सकता है। इसके साथ ही मजिस्ट्रेट यदि आवश्यक समझे तो प्रत्यर्थी को बच्चे से मिलने से भी रोक सकता है। धारा 22 प्रतिकर हर्जाना आवेश। इस अधिनियम के अधीन दी जाने वाली अन्य अनुतोषों के अतिरिक्त मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति द्वारा आवेदन किए जाने पर प्रत्यर्थी को उसके द्वारा की गई घरेलू हिंसा के कृत्यों के कारण हुई चोटों, जिनमें मानसिक यातना और भावनात्मक संकट भी शामिल है, के लिए प्रतिकर और हर्जाना देने का निर्देश देते हुए आदेश पारित कर सकते हैं। धारा 23 अंतरिम और एकपक्षीय आदेश देने की शक्ति। इस अधिनियम के अधीन अपने समक्ष किसी कार्यवाही में मजिस्ट्रेट ऐसा अंतरिम आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वह न्यायसंगत और उचित समझे। धारा 27 अधिकारिता। इस प्रकार की सुनवाई प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महांगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय अंतर्गत की जाएगी। उपरोक्त में से जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर यह मामला है, वह मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए अधिकृत होंगे। इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई भी आदेश संपूर्ण भारत में प्रवर्तनीय होगा। धारा 29 अपील।
मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सेशन न्यायालय में अपील की जा सकेगी। इस तरह की अपील आदेश पारित होने की तारीख से 30 दिन के भीतर की जा सकेगी। धारा 30। संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाताओं के सदस्य लोक सेवक होंगे। संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाताओं के सदस्य इस अधिनियम के किसी उपबंध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के अनुसरण में कार्य करते समय लोक सेवक समझे जाएंगे। धारा 31। प्रतिवादी द्वारा संरक्षण आदेश के उल्लंघन के लिए दंड। प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश या अंतरिम संरक्षण आदेश का उल्लंघन इस अधिनियम के अधीन अपराध माना जाएगा और वह 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से, जो 20,000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। अपराध का विचारण यथासंभव उस मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा जिसने वह आदेश पारित किया था, जिसका उल्लंघन अभियुक्त द्वारा किया जाना अभिकथित है। धारा 32। अपराधों की प्रवृत्ति। इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी अपराध किए जाएंगे वह संज्ञेय और गैर जमानतीय होंगे। धारा 33। संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्य निर्वहन करने पर जुर्माना। यदि कोई संरक्षण अधिकारी बिना किसी पर्याप्त कारण के संरक्षण आदेश में मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल रहता है या इनकार करता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या 20,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 34। संरक्षण अधिकारी द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान। संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध कोई अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही करने से पहले राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। धारा 37। केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति। इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा।